गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम आज की कक्षा में हम बेंथम के कानून एवं न्याय व्यवस्था संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम सभी को पता है कि उपयुक्तवादी विचारक होने के नाते बेंथम ने अपने जीवन का लक्ष्य तत्कालीन समय में इंग्लैंड में जो कानून व्यवस्था थी उसमें सुधार करना उन्होंने अपना परम लक्ष्य बना दिया गया। इन्होंने तय किया कि जो भी वर्तमान में जो कानून पद्धति है इसमें बहुत बड़ा सुधार करना जरूरी है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कानून सुधारक थे। इनका उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धति तथा उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर, बेंथम का उद्देश्य कि वैज्ञानिक पद्धति तथा उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर कानून के क्षेत्र में उन पुरानी धारणाओं, अंधविश्वास को दूर करना था जो प्रगति के मार्ग में बाधक और जनसाधारण के कष्टों के लिए उत्तरदायी थे। बहुत ही समझने वाली महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने अपने जो भी कानून के निर्माण के क्षेत्र में जो भी जटिलताएं थी और जो समस्याएं थी, इन सब का हल करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, मकसद एक ही था कि वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए और उपयोगिता के सिद्धांत को आधारित मानते हुए कानून के क्षेत्र में जो भी लंबे समय से पुरानी जो धारणाएं थी, जो भी अंधविश्वास था, इनको दूर करना था। क्योंकि आज तक ऐसा हो रहा था तत्कालीन समय में इंग्लैंड में कि जो भी कानून के समय में जो भी धारणा है वो एक परिपाटी तौर पे रूढ़िवादी रीतियों की तरह से चली आ रही थी, जो उसमें काफ़ी कुछ पुरानी मनगढ़ंत धारणाएं थी, अंधविश्वास थे। तो इनको दूर करना तथा प्रगति के मार्ग में जो भी बाधक एवं जनसाधारण के कष्टों के लिए जो भी उत्तरदायी कारक है उनको दूर करना इनके जीवन का लक्ष्य बना हुआ था। इनके अनुसार तत्कालीन कानून और न्याय व्यवस्था में अनेक गंभीर दोष थे। बेंथम कहते हैं कि मेरे दौर में ब्रिटेन की जो कानून व्यवस्था है और जो न्याय व्यवस्था है इसमें बहुत बड़े गंभीर दोष हैं और जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। इन्हें किसी भी हालत में दूर करना अति आवश्यक है। उसकी दृष्टि में कानून में बड़े दोष तो सबसे बड़ी ये है दोष था कि वो कानून सब अस्पष्ट थे, अनिश्चित थे, दुर्बोध थे, जिनका सही ढंग से बोध नहीं हो सकता, जटिल थे और अप्रचलित पारिवारिक या पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग था। आप समझ सकते हो इतनी इसमें कमियां होते हुए कैसे अपन ये समझ सकें कि कानून किस प्रकार का न्याय प्रदान करना चाहता है। तो कह सकते हैं कि इन्होंने अपने समय के जो भी प्रचलित कानून थे उनमें उन्होंने पाया कि ये जो कानून है वो अस्पष्ट है, अनिश्चित है, दुर्बोध है, जटिल है और अप्रचलित पारिवारिक शब्दों का पूरा भरमार भरा पड़ा है। आवश्यकता इस बात की है कि इन कानून को सरल सुबोध शब्दों में अभिव्यक्त किया जाए कि जो भी यह अस्पष्टता, अनिश्चितता, दुर्बोधता और जटिलता है इसको सब दूर करके इन सभी कानून को सरल और सुबोध, जो हर कोई समझ सके और आसानी से अभिव्यक्त किया जा सके और सही तरीके से उनको संहिताबद्ध अर्थात कोडिफाई किया जा सके, संहिताबद्ध किया जा सके, जिससे सामान्य जन कानूनों को समझकर उनका पालन किया जा सके, सामान्य जन उसको समझकर उनको अच्छे ढंग से पालन कर सके। ये उनके लिए बेहद जरूर था। बेंथम अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा यूरोपीय देशों में प्रचलित दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक कानूनों की संहिता तैयार की। इसी को आधार मानते हुए इसने जो भी मतलब ब्रिटेन में तत्कालीन समय में सिविल, क्रिमिनल और जो भी संवैधानिक कानून थे इन सब के लिए उन्होंने संहिताबद्ध रूप से संहिताएं तैयार की। और यही नहीं, जो यूरोपीय देशों में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून थे उनका भी उन्होंने संहिताबद्ध रूप से तैयार करने का काम किया। ठीक है, तो उसने विधि शास्त्र को राजनीति से पृथक करने का एक प्रकार से कार्य किया और इस कार्य की जो शुरुआत बेंथम ने की थी, इस कार्य को पूर्ण किसने किया? जॉन ऑस्टिन ने किया। इसलिए बेंथम को एक बहुत बड़े कानूनी सुधारक के रूप में जाना जाता है और प्रमुख रूप से इनके प्रतिपादकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थे इनके कानून के संबंध में। अब देखते हैं न्याय के संबंध में क्या कहते हैं। देखो, जब कानून दुर्बोध है, अस्पष्ट है, अनिश्चित है, जटिल है, तो स्वाभाविक है कि उसका असर न्याय व्यवस्था पर भी पड़ेगा।
इसलिए न्याय व्यवस्था की उन्होंने बहुत बड़ी कटु आलोचना की तत्कालीन समय में, कटु आलोचना की, और उसके अनुसार न्याय व्यवस्था बहुत अधिक जटिल अनिश्चित थी। न्याय प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता था, इतना व्यय होता था कि जन सामान्य की पहुंच से बहुत परे था। न्याय व्यवस्था इतनी महंगी थी, इतनी जटिल और अनिश्चित थी कि हर कोई सामान्य व्यक्ति तो न्याय प्राप्त ही नहीं कर सकता था। न्याय उनसे बहुत दूर था। बेंथम कहते हैं कि इस देश में न्याय बेचा जाता है और बहुत बड़े महंगे दामों पर बेचा जाता है। जो व्यक्ति मूल्य नहीं चुका सकता वह न्याय की कभी जीवन में प्राप्ति कर ही नहीं सकता। सोचो, एक देश का बहुत बड़ा कानूनी सुधारक, प्रख्यात विधिवेता इस प्रकार की बात करें तो सोचो कि उस देश में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था होगी। इसलिए ध्यान रखना है कि ये कथन जो कहा है वो विश्व प्रसिद्ध कथन था कि इस देश में न्याय बेचा जाता है, बहुत बड़े महंगे दामों पर बेचा जाता है। जो व्यक्ति मूल्य नहीं चुका सकता वह न्याय भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये बेंथम इस प्रकार से कहते थे। इसलिए उन्होंने तय कर दिया था कि न्याय व्यवस्था में भी सुधार करना जरूरी है, अकेले कानून व्यवस्था में सुधार करने से कुछ काम नहीं होगा। इसलिए बेंथम आलोचना के तौर पर कहते थे कि जज होते थे, जो न्यायाधीश होते थे, उनको व्यावसायिक तौर पे जज एंड कंपनी कहा करते थे, क्योंकि किसी भी कंपनी का उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना, राजस्व प्राप्त करना, इनकम प्राप्त करना। इसलिए जब ये जिस देश में न्याय बहुत महंगे दामों में बेचा जाता है, इस प्रकार की बोली लगती है, तो सामान्य जन तो न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जज है तो एक प्रकार जिस प्रकार से एक व्यावसायिक स्तर पर व्यवसायी होता है, उसी प्रकार से इनको जज एंड कंपनी बोले तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल उस पर सटीक बैठता है। इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्रिटेन में जजों को जज एंड कंपनी कौन कहते थे, तो आप बता सकते हैं कि बेंथम, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ प्रकार के रुपयों से, मूल्य से न्याय खरीदा और बेचा जाता था, तो वहाँ पर इस प्रकार जज एंड कंपनी कहा जाता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका विचार था कि जज उन व्यक्तियों से भी अधिक दुष्ट होते हैं जिन्हें भयंकरतम अपराधी कहकर उनके द्वारा मृत्युदंड दिया जाता था। उनका विचार था कि हमारे कानून जजों के द्वारा जजों के लाभ के लिए ही बनाए जाते हैं। सोचो, बहुत बड़ी बात की इन्होंने। ये कहते हैं कि जज है वो उन व्यक्तियों से भी बड़े दुष्ट होते हैं जिन्होंने भयंकर से भयंकर क्रूरतम अपराध किया हो। ऐसे व्यक्ति से भी ये जज बहुत दुष्ट और सबसे घटिया है। जिन व्यक्तियों को उनके अपराध के आधार पर मृत्युदंड दिया है ना, उससे भी बहुत दुष्ट कौन है? जज है। इसलिए कहते हैं कि हमारे कानून जजों द्वारा जजों के लाभ के लिए ही बनाए जाते हैं, हमारा आपका कोई उसमें भला की बात नहीं है। ठीक है। इसलिए बेंथम कहते हैं कि आलसी, सत असत का भेद करने में असमर्थ, अदूरदर्शी, जिद्दी, सार्वजनिक उपयोगिता के सिद्धांत की परवाह न करने वाले, स्वार्थी तथा अधिकारियों के इशारों पर नाचने वाले होते हैं ये जज। दुनिया के जितने दुर्गुण होते हैं, दुष्टता होती है, सबको उसमें शामिल कर दिया गया। किसने? बेंथम ने, जजों के पक्ष में। जजों के बारे में क्या कहते हैं कि ये आलसी, सत्य असत्य का कोई भेद ही नहीं इनको पता। ये भी नहीं पता कर सकते कि क्या सत्य और क्या असत्य है। जिद्दी स्वभाव के, बिना दूरदृष्टि के और बिना उपयोगिता के सिद्धांत इसकी परवाह किए बिना, स्वार्थी, लोभी, लालची और अधिकारियों के इशारों पर नाचने वाले ये दुष्ट ये होते हैं जज। इसलिए इन्होंने पूरा खंडन किया है बेंथम ने। इसलिए उन्होंने क्या किया है? न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए। न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए। क्या क्या सुझाव दिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जजों की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए जूरी प्रथा का समर्थन किया। कि जज होते हैं, अब ये पहले क्या, जज का जो भी निर्णय होता था वो सर्वोपरि होता था, अंतिम होता था, उसको कोई चुनौती नहीं देता था। इसलिए कहते हैं कि जजों की जो निरंकुशता है उस पर कैसे रोक लगे, इसलिए उन्होंने जूरी प्रथा का समर्थन किया। जूरी प्रथा एक वो व्यवस्था होती है, अगर आपने देखा होगा पुरानी हिंदी फिल्मों में भी इस प्रकार की जूरी प्रथा के कई बार अपन को सीन मिल जाते हैं। जज के दाहिनी तरफ एक 4-5 व्यक्तियों का एक मंडल बैठा होता है। जब भी कोई भी
न्यायालय में वाद आता है तो कोई भी साक्ष्य प्रमाण पत्र एविडेंस जब आते हैं तो सबसे पहले वो जो 4-5 व्यक्तियों के एक जो मंडल होता है वो देखता है, फिर जज को देते हैं। और जज जब भी अपने कोई निर्णय करता है तो जूरी प्रथा से राय लेता है और जूरी प्रथा की राय के अनुसार ही अपना डिसीजन देता है। तो जो 4-5 व्यक्तियों का एक समूह होता है उसको जूरी प्रथा कहा जाता है। आई बात समझ में? इसलिए ये उन्होंने ये भाव इसलिए विचार दिया कि अगर अकेला व्यक्ति कोई निर्णय करता है उससे बेहतर है कि 4-5 व्यक्ति मिलकर निर्णय करें, तो कोई किसी व्यक्ति की मनमानी इसमें नहीं चल सकती और एक सत्य और सही न्याय की प्राप्ति की जा सके। ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या सुझाव दिया कि विवादों का निर्णय अनेक जजों के स्थान पर एक जज के द्वारा किया जाए। इससे जज द्वारा निर्णय देने पर जज में उत्तरदायित्व की भावना का संचार हो सकता है कि कोई भी विवाद है उसका निर्णय अनेक जजों के स्थान पर अगर एक जज देगा ना तो इससे जजों में क्या होगा, निर्णय देने की जो उत्तरदायित्व की जो भावना होती है वो उसमें क्रिएट होगी। तो इस प्रकार के उन्होंने न्याय व्यवस्था के संबंध में भी अपने सुझाव दिए। ठीक है, ये हमने देखे बेंथम के कानून एवं न्याय व्यवस्था के संबंध में विचार। एक है उनका दंड व्यवस्था और जेल सुधार के संबंध में विचार। ये भी समझ सकते हैं, छोटा सा पॉइंट है। देखिए, जिस प्रकार से कानून न्याय व्यवस्था के साथ साथ वो दंड और जेल, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कानून और न्याय जुड़े हुए हैं तो इससे जुड़े हुए दंड और जेल सुधार। देखो, बेंथम के समय में जो दंड व्यवस्था थी वो बहुत बड़ी अमानुषिक और कठोर थी कि जब कानून ही इतने जटिल हो, कानूनी दुर्बोध हो और न्याय व्यवस्था भी इतनी बेकार हो तो फिर दंड व्यवस्था तो स्वाभाविक बनती है कि वो अमानुषिक और कठोर होगी। चोरी और जालसाजी के लिए भी प्राण दंड दिया जाता था। सोचो, छोटी सी या छोटे से अपराध के लिए भी किसी को प्राण दंड दिया जाना प्राकृतिक न्याय का भी एक प्रकार का उल्लंघन है। तो अतः बेंथम ने इसकी बहुत बड़ी जबरदस्त तरीके से आलोचना की और उसकी सुधार पर आवश्यकता पर पूरा बल दिया। बेंथम कहते हैं कि दंड का उद्देश्य अपराध की रोकथाम होनी चाहिए। दंड का उद्देश्य है अपराध को रोका जाए, इसलिए दंड की प्रकृति और मात्रा अपराध की गुरुता के अनुपात में होनी चाहिए। अपराध दंड की प्रकृति और मात्रा, अपराध कितना किया अपराध के अनुसार, अपराध के अनुपात में होनी चाहिए। ऐसा में ये थोड़ी कि किसी के बटुआ चुरा लिया तो उसको प्राण दंड दे दिया, ये तो अपराध की प्रकृति के भी विपरीत है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपराध है या दंड की जो प्रकृति है वो अपराध की गुरुता के अनुपात में होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं। अधिक दंड देने से लाभ की अपेक्षा हानि ज़्यादा रहती है। अगर आप ज़्यादा दंडित करोगे, ज़्यादा दंड दोगे तो इससे लाभ कुछ नहीं होगा बल्कि हानि होगी। बेंथम कहते हैं कि नए अपराधी को पुराने अपराधी से कम दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि नए अपराधी में सुधार की अधिक संभावना रहती है। कोई व्यक्ति कभी भी पहली बार कोई अपराध कर लिया है तो उसको कम सज़ा देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके मन में ये भाव आ जाएगा, नहीं मैंने गलत किया तो मुझे और भी सज़ा मिलेगी, तो उसमें सुधार की अपेक्षा बनी रहती है। लेकिन जो आदतन अपराधी है, बार बार अपराध करता है, तो उसको एक ज़्यादा आप सज़ा दे सकते हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने बताया है कि दंड जब भी दिया जाए तो उसको दंड निर्धारित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। सबसे पहले कहते हैं कि अपराध किस प्रकार का है, छोटा है या बड़ा है, अपराध की प्रकृति किस प्रकार की है, तथा वे परिस्थितियाँ जिनमें अपराध किया है। जैसे कोई भूखा बच्चा रोटी चुरा ले तो वे दया का पात्र है, जबकि उसको दंडित थोड़ी किया जाएगा। इसलिए परिस्थितियाँ भी देखी जाएगी जिनमें वो अपराध किया है। ठीक है, दूसरा अपराधी का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए उसने वो अपराध किया है, तथा अपराध से किस प्रकार के व्यक्ति को हानि पहुंच रही है। ये सब देखने के बाद ही आप दंड निर्धारित करोगे, अर्थात दंड ऐसा हो कि अन्य अपराधियों के लिए चेतावनी स्वरूप वाला हो और दंड प्रकट और सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए, ताकि दुनिया देखे कि हाँ इस प्रकार करने से मुझे क्या क्या कितना, और समाज में जो भी इस प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति की ओर लिप्त हैं उनको भी एक प्रकार का सबक मिले। इसलिए उन्होंने इस प्रकार के आधारित कुछ निर्धारित करने के तर्क दिए हैं कि इन आधार पर ही दंड को निर्धारित किया जाए और उसी आधार पर दंड दिया जाए। ठीक है, अगला उन्होंने बताया कि बेंथम के समय में जेल का प्रशासन भी बहुत बड़ा असंतोषजनक था, क्योंकि जब भी किसी को दंड दिया गया तो उसको जेल में रखा जाता था, तो जेल प्रशासन था वो भी बहुत बड़ा असंतोषजनक था।
जेल में कैदियों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था, पशुओं के समान उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो बेंथम ने बल दिया कि जेल ऐसी होनी चाहिए कि यातना गृह न होकर सुधार गृह के रूप में कार्य कर सके। वहाँ पर यातना नहीं दी जाए, सुधार गृह के रूप में उसको रखा जाए। जेल में अपराधियों के कार्य और शिल्प सिखाए जाए। ठीक है। अवकाश के समय कैदियों को लिखने पढ़ने और नैतिकता और धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जब भी उनको अवकाश मिले तो उसके अंदर अच्छे गुण हो, धार्मिक शिक्षा और नैतिकता का समावेश हो। उसमें ऐसे कोई स्किल सिखाया जाए, शिल्प सिखाया जा सके कि जब भी वो जरूरत पड़े तब अपने जेल से बाहर निकलने पर अपने जीवन में कुछ उपयोगी और कुछ क्रिएटिव काम कर सके। इसलिए बेंथम का विचार था कि उचित शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक कैदी के जीवन को सुधारा जा सकता है। उचित शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक कैदी के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। बेंथम ने एक आदर्श जेल का नमूना भी प्रस्तुत किया, इसलिए उनका नाम है पैनऑप्टिकन। पैनऑप्टिकन उसका नाम रखा गया था, जो एक प्रकार का आदर्श जेल का नमूना था। कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बेंथम की आदर्श जेल का जो नमूना तैयार किया था उसका नाम क्या है, या पैनऑप्टिकन क्या है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप स्पष्ट तरीके से आप इसको जवाब लिखना है। यह एक प्रकार जेल सुधार के संबंध में था। आदर्श जेल का एक अपना विश्वास था, विचार था। इसका ये जो मूल स्वरूप ये था कि पैनऑप्टिकन की जो योजना है, जिसमें ये था कि जेल की इमारत चक्राकार होती है या होनी चाहिए। किस प्रकार से? चक्राकार, और बीच में जेल के जो गवर्नर होता है या जेलर होता है उसका स्थान होना चाहिए। चक्राकार होनी चाहिए और बीच में किसका? जेलर का। चारों तरफ से बंदियों की कोठियाँ होती हैं। गवर्नर अपने शीशे के कैबिन में बैठा बैठा कैदियों की दिनचर्या को देखता रहे कि कौन कैदी क्या कर रहा है। ये हर प्रकार की निगरानी होती रहे। ठीक है। तो इस प्रकार की जो योजना थी वो जेल सुधार के संबंध में आदर्श जेल का जो नमूना प्रस्तुत किया था वो था पैनऑप्टिकन। ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी ये जो जेल और जो दंड व्यवस्था, इसके सुधार के संबंध में जो अपने विचार दिए वो आपके सामने प्रस्तुत किए।